प्रिय विद्यार्थियों, 1935 का अधिनियम जिसके 3 व्याख्यान पहले हो चुके हैं, उन 3 व्याख्यानों में हमने अधिनियम क्यों बना, ऐसी क्या परिस्थितियां थीं, अधिनियम की विशेषताएं और हमने जो संघीय राज्य का जो एक प्रस्ताव था अधिनियम में, उसका हमने एक आलोचनात्मक अध्ययन उसका किया था, उसमें क्या कमियां थी। आज हम कर रहे हैं इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में संघीय कार्यपालिका की स्थिति क्या है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका में 3 जो है यूँ कहें कि 3 शक्तियाँ, 3 संस्थाएं हैं इसमें संघीय कार्यपालिका में। पहला गवर्नर जनरल, दूसरा सभासद यानी कि काउंसलर्स और तीसरा मंत्री परिषद। ये 3 हैं। इन 3 का हम अध्ययन करेंगे। पहला गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल संघ का मुखिया और प्रधान स्तंभ था। संघ की संपूर्ण शक्तियां इसमें निहित रखी गई थीं और ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में उसे इस शक्ति का प्रयोग करना था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी और भारतीय खजाने से 2,51,800 रुपये प्रति वर्ष उसे मिलता था। इसके अतिरिक्त उसे अनेक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त थीं। कुल मिलाकर गवर्नर जनरल पर प्रति वर्ष 18 लाख रुपए व्यय होते थे। विश्व में किसी अन्य अधिकारी को इतना वेतन और इतने भत्ते उस समय नहीं मिलते थे। गवर्नर जनरल की विस्तृत शक्तियां मोटे रूप में 3 प्रकार से हम विभक्त करते हैं और पहला ले रहे हैं स्वेच्छाचारी शक्ति। इन शक्तियों के प्रयोग में गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। अधिनियम के अनुसार 4 सुरक्षित विभाग थे: प्रतिरक्षा विभाग, धार्मिक विषय संबंधी विभाग, अधिराज्यों के अतिरिक्त भारत के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, एवं जनजातीय या कबायली विषय जो ट्राइब्यूनल अफेयर्स हैं, ये 4 उसके अंदर विभाग सुरक्षित विभाग थे। इन सुरक्षित विभागों के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल ब्रिटिश मंत्री के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल द्वारा स्वयं विवेक से प्रयोग में लाए जाने वाले अधिकारों में अन्य ये बातें सम्मिलित थीं: मंत्रियों को चुनना, उनको बुलाना, उन्हें पद से हटाना, मंत्रिपरिषद के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना, सभासदों की, वित्तीय परामर्शदाता और उनके कर्मचारी मंडल की, मुख्य आयुक्तों की, रिजर्व बैंक के गवर्नर की, डिप्टी गवर्नर की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, भारतीय रेलवे कंपनियों के डायरेक्टर्स की और इन डायरेक्टर्स के अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनकी, रेलवे ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की तथा संघीय रेलवे शासन सभा के 2/7 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। कतिपय मामलों में गवर्नर जनरल को अधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार भी था। कुछ उच्च पदों के संबंध में वह वेतन, भत्तों, सेवा की शर्तों आदि का निर्णय करता था। इसको मंत्रियों में कार्य बांटने, सरकारी कामकाज को चलाने से आसानी
आसानी से चलाने और शासन संबंधी संपूर्ण सूचना की शीघ्र जानकारी के लिए आवश्यक नियम बनाने का भी अधिकार था। यह गवर्नर जनरल की अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति थी, जिसके कारण उसका मंत्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और प्रभाव बना रहता था। संक्षेप में गवर्नर जनरल को भारी राजनीतिक संरक्षकता प्राप्त थी और इस हेतु वह देश में अत्यधिक शक्तिशाली था। उपरोक्त शक्तियों के अंतर्गत गवर्नर जनरल को इस संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार था। 1. सरकार के कार्य का सुविधाजनक संपादन और मंत्रियों के कार्य का वितरण। 2. गवर्नर जनरल को सब आवश्यक बातों की सूचना देने वाले विभाग से संबंधित बातें। 3. सरकार के आदेशों तथा अधिकार पत्रों का प्रमाणीकरण। इन शक्तियों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल को संघीय सभा के अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का पूर्ण अधिकार था। गवर्नर जनरल अधिनियम भी बना सकता था और उन्हें गवर्नर जनरल के अधिनियम कहा जाता था। इन अधिनियमों को वह केंद्रीय विधानमंडल की इच्छा के विरुद्ध नहीं बना सकता था। यह बात मैंने गलत कह दी, क्योंकि वह उनकी इच्छा के विरुद्ध भी बना सकता था। देखिए, प्रजातांत्रिक बात तो यह थी, लोकतांत्रिक बात तो यह थी कि केंद्रीय मंडल की इच्छा पर ही वो कानून बनाए, लेकिन वो केंद्रीय विधान मंडल की इच्छा के विरुद्ध भी कानून बना सकता था। कई बार वह किसी बिल की रूपरेखा तैयार करके केंद्रीय विधानमंडल के पास भेज देता था और उसके सुझावों पर विचार भी करता था। वह इस विषय में अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता था। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने, संकटकालीन घोषणा जारी करने, संविधान को स्थगित करने के महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। इस स्वविवेक से अथवा व्यक्तिगत निर्णय से कार्य करने के मामलों में वह अपने सबऑर्डिनेट गवर्नर्स को निर्देश दे सकता था। संविधान की विफलता की घोषणा गवर्नर जनरल को भारत सचिव के पास भेजनी पड़ती थी, जो उसे ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के सामने रखता था। इस प्रकार की घोषणा 6 माह तक रह सकती थी और ब्रिटिश संसद को इसे 6 माह पूर्व ही रद्द करने का अधिकार था। अगला जो गवर्नर जनरल की शक्तियों में व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अनेक विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। इस अधिनियम की धारा 32 में प्रतिपादित ऐसी विशेष जिम्मेदारियों उनके विषय में गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था। ये जिम्मेदारियां क्या थीं? व्यक्तिगत निर्णय का जो प्रयोग करता था। नंबर 1, भारत अथवा उसके किसी भाग की शांति के भंग होने को रोकना। 2, लोक सेवाओं के उचित हितों और मांगों की रक्षा करना। 3, अल्पमतों और वर्गों के उचित हितों का संरक्षण। 4, संघ सरकार के आर्थिक स्थायित्व व उसकी क्रेडिट का रक्षण। 5, व्यापारिक भेदभाव की रोकथाम। 6, भारतीय रियासतों व उनके शासकों के अधिकारों का सम्मान और उनकी निष्ठा की रक्षा। 7, ग्रेट ब्रिटेन या वर्मा से आए हुए माल के बारे में कोई भी ऐसे कोई सामान आता है उसके बारे में भेदभाव को रोकना। 8, स्वविवेक से या व्यक्तिगत निर्णय से कार्यादेश का ठीक प्रकार से पालन करवाना। ये कुछ विशेष उत्तरदायित्व, विशेष निर्णय लेने की शक्तियाँ। इसके बाद मंत्रियों के परामर्श के अनुसार जो कार्य गवर्नर जनरल को करने। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन
की स्थापना की व्यवस्था, जिसमें कुछ विषय हस्तांतरित रखे गए और कुछ रक्षित रखे गए। केंद्र में ये व्यवस्था, हस्तांतरित विषयों में गवर्नर से यह आशा की जाती थी कि वह मंत्रियों के परामर्श के अनुसार शासन चलाएगा। यद्यपि मंत्रियों के परामर्श से किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र पहले ही महत्व शून्य था, तथापि विशेष उत्तरदायित्वों की आड़ में यह भी व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णयों की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। वास्तव में गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व इतने अस्पष्ट और लचीले शब्दों में प्रकट किए गए थे कि मंत्रियों के लिए अपने अधिकार का निर्बाध प्रयोग करना अत्यंत कठिन था। इसके बाद में कार्यपालिका का जो दूसरा जो स्तंभ, सभासद, हम पहले स्तंभ गवर्नर जनरल की शक्तियों का 3 भागों में हमने अध्ययन किया, स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ, मंत्रियों के परामर्श के अनुसार वाली। अब है संघीय कार्यपालिका का दूसरा जो है सभासद, काउंसलर्स। अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद होगी, जिसमें 3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ये सदस्य अथवा सभासद गवर्नर जनरल को रक्षित विभागों का शासन चलाने में सहायता देते थे। रक्षित विषयों के प्रशासन में गवर्नर जनरल स्वयं संसद के प्रति उत्तरदायी था, किंतु सभासद, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी, केवल गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। सभासद दोनों सदनों के पदेन सदस्य होते थे, किंतु उन्हें मतदान का कोई अधिकार नहीं था और न ही वे संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। उनका कार्य केवल परामर्श देना था, जिसे मानना या न मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था। अब इस जो ये कार्यपालिका है, इसका जो तीसरा जो स्तंभ है, मंत्री परिषद। रक्षित विषयों के अतिरिक्त अन्य हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी, जो संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रखी गई थी। मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नियत की गई थी, जिनकी नियुक्ति वैधानिक रूप से गवर्नर जनरल के हाथ में थी और वह उन्हें हटा भी सकता था। 1935 के अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए जो अनुदेश पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे, उन्हें गवर्नर जनरल को यह परामर्श दिया गया कि वह संघीय विधानसभा में बहुमत दल के नेता की सिफारिशों के अनुसार ही अपने मंत्रियों की नियुक्ति करें। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक था कि वे संघीय विधान मंडलों के दोनों सदस्यों में से किसी भी सदन के सदस्य हों। बाहर से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर लेने पर उसे 6 महीने में सदन का सदस्य बनना पड़ता था या फिर त्यागपत्र देना होता था। गवर्नर जनरल से यह आशा की गई थी कि वह अपने मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को प्रोत्साहित करे। हस्तांतरित क्षेत्र के संबंध में गवर्नर जनरल से एक संवैधानिक मुखिया के रूप में कार्य करने की आशा का वस्तुतः कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं था। मंत्रियों की शक्तियों पर विभिन्न प्रतिबंध थे और गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी और व्यक्तिगत निर्णयों की शक्तियों के सम्मुख मंत्रिवर्ग का शासन कार्य पर प्रभाव होना असंभव था। अब हम करते हैं गवर्नर जनरल की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन, एक क्रिटिकल एस्टीमेट ऑफ गवर्नर जनरल्स पोजीशन। देखिए, गवर्नर जनरल की जो स्थिति 1935 के अधिनियम के अंतर्गत रखी गई, वह उत्तरदायी शासन के सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल थी।
उसकी स्वेच्छाचारी और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियों ने सरकार के दैनिक कार्य का बहुत बड़ा भाग लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों से छीन लिया था। उन्होंने गवर्नर जनरल को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि एक प्रतिक्रियावादी और स्वेच्छाचारी गवर्नर जनरल उनकी सहायता से राष्ट्रीय विकास और अभ्युदय के मार्ग को अवरुद्ध कर सकता था। गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व संपूर्ण शासन में व्याप्त था और उसका ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें इसे किसी भी समय लागू न किया जा सकता। गवर्नर जनरल रक्षित विषयों का तो पूर्ण नियंत्रण करता ही था, लेकिन हस्तांतरित विषयों में भी वह अपने विशेष उत्तरदायित्वों की आड़ में मनमाना हस्तक्षेप कर सकता था। वित्तीय क्षेत्र में 80% बजट पर उसका पूर्ण नियंत्रण था और शेष 20% बजट भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं था। वह बजट को मतदान योग्य और मतदान के अयोग्य मदों में बांटता था तथा विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत की गई मांग को अपनी विशेष शक्ति और स्वीकृति प्रदान कर सकता था। वही अध्यादेश जारी करता था और उसके अधिनियमों की अवधि उसकी इच्छा पर निर्भर थी। वह संविधान को स्थगित भी कर सकता था। उसके हाथ में विपुल कार्यकारिणी शक्तियां थीं। सारांश में कहें, वह संघ शासन की धुरी था और सारी कार्यकारिणी शक्ति उसी पर आधारित थी। वह एक ऐसा स्वेच्छाचारी शासक था जिसकी तुलना निरंकुश सम्राटों से की जा सकती थी। आरक्षित विषयों के प्रशासन में गवर्नर जनरल सर्वोसर्वा था। यहाँ तक कि सभासद भी उसके सहयोगी होने का दावा नहीं कर सकते थे। उन्हें उसकी शक्ति में कोई भाग प्राप्त नहीं था। हस्तांतरित विषय भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं थे। मंत्रियों द्वारा उपस्थित किया हुआ ऐसा कोई विधेयक या प्रस्ताव जो गवर्नर जनरल की इच्छा के विरुद्ध हो, पास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह इस बहाने की आड़ में प्रस्तुत कार्रवाई किसी न किसी रूप में उसके विशेष उत्तरदायित्वों को भंग कर सकती थी। उसे विधेयक या प्रस्ताव रद्द हो सकता था। भारत या भारत के किसी भी भाग में शांति भंग होने की आशंका, अल्पमतों के न्यायोचित हित आदि अस्पष्ट शब्दों को किसी भी स्थिति में लागू करने के लिए अपने अनुसार वह प्रयुक्त कर सकता था। संघीय विधानमंडल का वैधानिक कार्यवाहियों या बहुमत के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल का एक विशेष प्रभावशाली शस्त्र था। उसके इस अधिकार के कारण मंत्रियों की अपने कर्तव्य के पालनार्थ साहस के साथ आगे बढ़ने की इच्छा एकदम नष्ट हो जाती थी। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियों और उसकी अन्य विशेष शक्तियों ने उत्तरदायी सरकार को अर्थहीन बना दिया और केंद्र में संघ के स्थगित होने के कारण 1919 का अधिनियम ही चलता रहा। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में तो कुछ उत्तरदायी सरकार अवश्य कायम हो गई, लेकिन केंद्र में पहले की भांति निरंकुशता बनी रही। धन्यवाद।